नमस्कार। आज हम लोग फिर से इस वीडियो के माध्यम से विवाह, साझेदारी, हमारे जीवन में जो पार्टनरशिप है, रिलेशनशिप है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग बात करेंगे सेवेंथ हाउस, सप्तम भाव में जितने भी ग्रह हैं, उनके प्लेसमेंट के हिसाब से कैसा फल देखने को मिलेगा। इससे पहले मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, सेवेंथ लॉर्ड, सप्तम भाव के स्वामी का अलग-अलग भावों में फल किस प्रकार का है, साथ ही सप्तम भाव के स्वामी का नवमांश कुंडली के अलग-अलग भावों में कैसा फल है। आप उसे जाके ज़रूर देखें ताकि आपको ये जो हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे आज हम, उनको और इस आज के डिस्कशन को अगर आप आपस में कोरिलेट करेंगे तो काफ़ी कुछ आपके लिए आसान हो जाएगा। सेवेंथ हाउस इज़ द हाउस ऑफ मैरिज एंड रिलेशनशिप बेसिकली, या सोसाइटी हमें कैसे देखती है, क्योंकि हम सप्तम भाव से देखते हैं, हमारी पब्लिक डीलिंग को हम सेवेंथ हाउस से देखते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल है सेवेंथ हाउस का, वो मैरिज ही, ऑब्वियस सी बात है। तो हम यहाँ बात करेंगे कि कौन कौन से ग्रह आपके चार्ट में सप्तम भाव में बैठे हैं और वो कैसे फल देंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि यदि मान लीजिए आपका सप्तम भाव खाली है, एम्प्टी है, वहाँ कोई भी ग्रह नहीं बैठा है, तो ये सबसे अच्छा प्लेसमेंट है पहली बात तो। बिकॉज प्रैक्टिकली सेवेंथ हाउस में कोई भी ग्रह बहुत अच्छा परफॉर्म करे, ये पॉसिबल नहीं है। बिकॉज कारण ये है कि सेवेंथ हाउस है वो हमारा काम भाव है, वहाँ से हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी डिजायर्स, उन्हें देखते हैं हम लोग, और हम हर एक ग्रह को इच्छाओं के साथ जोड़कर नहीं देख सकते। इसलिए प्रैक्टिकली मेरे हिसाब से कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जो सेवेंथ हाउस में बहुत अच्छा परफॉर्म करता हो। मतलब कि जहाँ से हम ये कहते हैं कि मैरिज इज़ द परफेक्ट, या वहाँ से हम कहते हैं कि रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो आपकी शादी को लेकर हो, वो बहुत परफेक्ट हो, ये ज़रूर नहीं है। हाँ, ठीक है, मैं फिलहाल मान के चल रहा हूँ कि सेवंथ लॉर्ड एक अलग स्थिति है, वो एक अलग कंडीशन है। हम फिलहाल सिर्फ़ और सिर्फ़ ग्रहों की यहाँ बात करेंगे। तो मैंने कहा कि हाँ, यदि सप्तम भाव में कोई भी ग्रह नहीं है, तो एक अच्छा प्लेसमेंट है। बिकॉज़ फिर जो आपका विवाह का, साझेदारी का जो कर्म है आपका, वो सप्तम भाव से डायरेक्टली नहीं जुड़ा है। वो किसी और भाव से आपके जीवन में एंटर होगा, या वो भाव ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा। मान लीजिए कि आपका सप्तम भाव का स्वामी, सेवंथ हाउस खाली है और सप्तम भाव का स्वामी आपका दूसरे भाव में बैठा है। तो फिर अब आपकी मैरिज पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होगी आपके फैमिली की, चाहे वो बिफोर मैरिज हो, चाहे आफ्टर मैरिज हो। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि या तो आपकी फैमिली बहुत सपोर्ट करे, आप डिपेंड करता है सेवंथ लॉर्ड कैसा प्लेस्ड है, या ऐसा कि आपके विवाह में जो दिक्कतें, चाहे वो आपकी विवाह की जो ग्रोथ है, वो सारी चीज़ें अब आपकी फैमिली डिसाइड करेगी, या उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। साथ ही ये भी कि हम किस प्रकार से अपने पार्टनर से बातचीत करते हैं, उनके साथ हमारा कैसा जो कह लीजिए कि भई एक मैन टू मैन तो नहीं कहूँगा, कि मतलब कि एक ऐसा जहाँ हम हर चीज़ को इस डायरेक्शन में ले जाएँ कि बातचीत से सुलझाया जाए। हमारी ज़बान कैसी है, उसको आप ऐसा कह सकते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, बिकॉज़ सेकंड हाउस इज़ द हाउस ऑफ स्पीच ऑल्सो। तो ये चीज़ें हैं। उस प्रकार से मान लीजिए सेवंथ हाउस खाली है और आपके सप्तम भाव के स्वामी आपके कर्म स्थान में बैठे हैं, 10th हाउस में बैठे हैं। तो ये दिखाता है कि आपकी मैरिज लाइफ और आपका जो करियर है, वो दोनों एक-दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि अगर आपका करियर अगर बहुत सुंदर स्थिति में है, तो आपकी मैरिज लाइफ अपने आप ग्रो करेगी। यदि आपका करियर सही नहीं है, तो फिर आपकी मैरिज लाइफ ग्रो नहीं करेगी। मतलब कि 7th हाउस का जो कर्म है, वो फिर दशम भाव में चला गया। तो वहाँ से आपका कार्मिक कनेक्शन बनेगा। आपका ऑफ़िस एनवायरनमेंट आपकी मैरिज को बहुत अफ़ेक्ट करेगा। आपका बिज़नेस आपकी मैरिज को बहुत अफ़ेक्ट करेगा। आपके कोलीग्स हो गए, या ऐसे सभी समाज के विशिष्ट गण, 10th हाउस से हम उन लोगों को भी देखते हैं जो रिस्पेक्टेबल है। मेंटोर्स हो गए आपके जीवन में, सोसाइटी में जो बड़े-बड़े टीचर्स हैं, आप उन्हें कह लीजिए, वो सभी बहुत इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन देंगे आपके मैरिज में। बट ओवरऑल मेरे हिसाब से 7th हाउस यदि खाली है, तो ये एक अच्छा प्लेसमेंट है। आगे हम बात करें, यदि 7th हाउस इस स्थिति में है कि वहाँ बहुत सारे ग्रह हैं। मैं फिलहाल राहु केतु की बात नहीं कर रहा, उसके आगे बात करेंगे। मान लीजिए 7th हाउस में आपके मार्स भी है, चंद्रमा भी है और सूर्य भी है। तो ये 3 ग्रह हो गए, मतलब कि 2 से ज़्यादा ग्रह, बेसिकली 1 से ज़्यादा ग्रह भी है, तो प्रॉब्लमैटिक है अनडाउटेडली वो। बिकॉज़ फिर वहाँ जो एनर्जी वो इस प्रकार की कि वहाँ 7th हाउस में मार्शियन एनर्जी भी है, एग्रेशन भी है। चंद्रमा है तो फिर आपका एक इमोशनल साइड भी है, इमोशनल क्वोशिएंट भी है आपका। यू एक्सपेक्ट समथिंग कि कोई आपको नर्चर करे।
आपकी देखभाल करे, ऐसा कुछ। वहीं मार्स इस तरह का है कि नहीं, जो हम कहते हैं ना कि मर्द को दर्द नहीं होता, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग कि नहीं सब कुछ मैं खुद कर लूँगा, वो एनर्जी भी वहाँ पर है। सन है तो फिर सन चूँकि अपने सोल का कारक है, फिर वहाँ स्वाभिमान। तो ये सब चीज़ें जब एक साथ बहुत सारी एनर्जी जब एक हाउस में बैठेगी, तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है डेफ़िनेटली। फिर ये बहुत प्रॉब्लमेटिक कंडीशन बन जाती है टू बैलेंस द मैरिज, टू बैलेंस द पार्टनरशिप। सिमिलरली अगर वहाँ राहु केतु का इन्वॉल्वमेंट है, देन फिर बहुत ज़्यादा सोचने वाली स्थिति है। यदि सेवंथ लॉर्ड अगर सुंदर स्थिति में नहीं है, तो मान के चलिए कि फिर ये आपको आपकी मैरिज को ब्रेक करने की कंडीशन में डिवोर्स की तरफ भी जाता हुआ दिखता है, अगर सेवंथ लॉर्ड सही स्थिति में नहीं है तो। तो ये हमने बात करी कि अगर बहुत सारे प्लैनेट्स हो तो आपकी एनर्जी कैसी होगी। फिर उस एनर्जी को चैनलाइज़ करना, इतने सारे ग्रहों की ऊर्जा को एक डायरेक्शन में लेके जाना, बैलेंस करना, ये बहुत टफ होता है हमारे लिए। इसलिए बेटर है कि सेवंथ हाउस में कोई प्लैनेट ना हो तो बहुत अच्छा है, ज़्यादा है तो बहुत दिक्कत है। साथ ही यदि आपके सेवंथ लॉर्ड जो है वो एक्सॉल्टेड है आपके चार्ट में, उच्च के हैं, तो मैंने जो मोस्टली चार्ट में देखा है कि ठीक है, ये आपके लिए इस तरह से ठीक है कि आपकी डिपेंडेंसी आपके लाइफ पार्टनर में बहुत ज़्यादा होगी। यदि आपका सेवंथ लॉर्ड एक्सॉल्टेड है, चाहे वो किसी भी भाव में है, तो वो ये दिखाता है कि आप अपने लाइफ पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होंगे, चाहे वो फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो, डिपेंड करता है कि प्लैनेट कौन-सा है। पर हाँ, आपकी डिपेंडेंसी उन पे बहुत रहेगी। मतलब आप मान के चलिए कि आप काफ़ी हद तक जीवन में उनके बिना बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं कर पाएँगे, या आपको, मतलब ये शब्द गलत है मेरा, ये कहना सही रहेगा कि आपका जीवन जो है वो उनके साथ ही आगे बढ़ेगा। आपको उनको हमेशा अपने साथ रखना होगा, चाहे वो डिसीज़न्स हो, चाहे वो लाइफ़ के और भी अलग एस्पेक्ट हो, वो बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है। यदि आपके सेवंथ लॉर्ड नीच के हैं, तो पॉसिबल है कि मैरिज में इस तरह की स्थिति बने कि जो आपको पार्टनर चाहिए वो बहुत मुश्किल से मिले। पहली बात तो ये, चाहिए से मतलब कि जो क्वालिटीज़ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, और दूसरी बात कि मान लीजिए आपको ऐसा पार्टनर मिल जाता है, बट आफ्टर सम टाइम, कुछ 4-6 महीने, साल, 2 साल बाद आप देखते हैं कि नहीं, जो मैंने देखा था या जो मैंने सोच के इनसे शादी करी थी, या जो भी मेरी एक्सपेक्टेशन थी, या जो भी मेरे दिमाग में था कि हाँ, एक ऐसा पार्टनर मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, वो वैसे नहीं हो। काफ़ी हद तक फिर आपको उनके हेल्थ इश्यूज़ सफ़र माइट बी, अगर मान लीजिए सिक्स्थ लॉर्ड बहुत सुंदर स्थिति में नहीं है आपके लाइफ पार्टनर की, तो फिर आप उनके जो हेल्थ इश्यूज़ है वो आपके लाइफ में इस तरह से हो कि वो साथ पैरेलल चले, मतलब एक तरफ शादी भी है, एक तरफ आपको उनकी देखभाल भी करनी है। ये स्थिति बनती हुई देखी जाती है। साथ ही अगर डेबिलेशन में है सेवंथ लॉर्ड आपका, अगर अष्टम स्थान में, तो ये दिखाता है कि अगर राहु केतु इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो दिखाता है कि पॉसिबिलिटी है कि आपके लाइफ पार्टनर आपको चीट कर ले, ये पॉसिबिलिटी है। और अगर राहु केतु का इन्वॉल्वमेंट है, तो ये भी दिखाता है कि आपके कहीं मल्टीपल अफेयर हो सकते हैं आफ्टर मैरिज ऑल्सो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सेवंथ लॉर्ड की कंडीशन आप ज़रूर देखें, मैंने उस पर डिटेल वीडियो बनाया, आप जाके ज़रूर देखिए उसको। ये हमने बात करी कि सेवंथ हाउस की। अब हम बात करते हैं कि इसके बाद जो बाकी जो ग्रह हैं, 9 ग्रह हमारे पास है इंक्लूडिंग राहु केतु, उनके हिसाब से कैसे रिजल्ट होंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं राहु के बारे में। देखो, राहु या केतु कोई भी अगर सेवंथ हाउस में है, तो तय है कि ठीक सामने पहले भाव में, अगर राहु सप्तम में हो तो केतु पहले भाव में होंगे। केतु सप्तम में तो राहु सप्तम में तो केतु पहले भाव में होंगे, और केतु सप्तम में तो राहु फर्स्ट हाउस में होंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये पूरी तरह से एक प्योरली कार्मिक प्लेसमेंट है। ये दिखाता है कि कहीं न कहीं पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, डेफिनिटली हाँ। तो अगर राहु सेवंथ हाउस में है, तो वैसे मैंने इस पे बहुत डिटेल वीडियो बनाया है कि फर्स्ट हाउस पे केतु है, सेवंथ हाउस में राहु है, या राहु फर्स्ट हाउस में, केतु सेवंथ हाउस में, आप उसको देखें। अगर हम एक जनरल बात करें यहाँ पर, तो ये दिखाता है कि राहु सेवंथ हाउस में, तो फिर आपका जो केतु जो ड्राइविंग फोर्स जो फर्स्ट हाउस में बैठा है, वो तो चाहता है कि आप यू वांट जस्ट रिस्पेक्ट, यू वांट जस्ट पीस इन द लाइफ, मेन चीज़ आपकी है। बट राहु आपको इस तरफ खींचता है कि आप एक ऐसा अनकन्वेंशनल पार्टनर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अनकन्वेंशनल से मतलब हो सकता है कि वो आपकी कम्युनिटी का ना हो, आपके कल्चर से बिलॉन्ग ना करता हो, मतलब आपको फिर एक नॉर्मल इंसान पसंद नहीं आता। आप उसमें कुछ एक अलग क्वालिटी देखते हैं। अलग क्वालिटी हर इंसान के लिए अलग-अलग हो सकती है। पर हाँ, ये ज़रूर है कि वो ऐसा कुछ रिलेशन क्रिएट करेगा जहाँ की चाहे फॉरेन एलिमेंट हो, चाहे वो किसी और स्टेट के हों, किसी और कंट्री के हों, किसी और कास्ट के हों, किसी और कल्चर के हों। तो फिर जब आपकी शादी होती है, उस समय एक ऐसा एनवायरनमेंट है कि हाँ, यू आर क्वाइट हैप्पी।
यहाँ जो मुझे चाहिए था मैंने वैसा पार्टनर ढूंढ लिया, बिकॉज राहु इज द ड्राइविंग फोर्स, बट राहु इज ऑल्सो द कारक ऑफ इल्यूजन। उस समय आपको लगता है कि हाँ सब कुछ बहुत सही है, बट जैसे जैसे आप फिर मैरिज में आगे बढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ वहाँ क्रिएट होती है, इमोशनल गैप। आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर के बाद आप फील करते हैं कि पहली बात तो ये वो नहीं था, ये वो नहीं थे, ये वो नहीं थी जिन्हें मैंने पसंद किया था, या जो मेरे दिमाग में एक था कि एक ऐसा लाइफ पार्टनर होना चाहिए, वो चीज़ नहीं होती। और फिर आप, जो मैंने कहा कि इमोशनल गैप, शुरू-शुरू में आपको बहुत थ्रिल फ़ील होता है पार्टनर के साथ, आप बहुत एक्साइटेड होते हैं कि हाँ, बहुत अच्छा चल रहा है, हर एंगल से, इमोशनली कह लीजिए, फिज़िकली कह लीजिए, मेंटली कह लीजिए आप। बट धीरे-धीरे यू फ़ील कि नहीं, ऐसा नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो मैंने कही कि इमोशनल गैप क्रिएट हो जाता है कि कुछ सालों बाद आप ऐसे हो जाते हैं कि ठीक है, चल रहा है बस, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। या यू रिग्रेट कि नहीं, मैंने गलत डिसीज़न लिया लाइफ़ में। दैट इज़ व्हेन राहु इन द 7th हाउस। यदि यदि केतु 7th हाउस में है, तो एक्चुअली केतु 7th हाउस में ये दिखाता है कि लास्ट बर्थ में आपने मैरिज को बहुत अच्छे से एन्जॉय किया, आपने बहुत काम किया उस पे, रिलेशनशिप पे आपने बहुत काम किया और वहाँ आपने ध्वजा गाड़ दी। केतु इज़ द फ्लैग, जो आपने ध्वजा गाड़ दी, उस चीज़ को आपने कनकर कर लिया, अचीव कर लिया, वो आपका अचीवमेंट हो गया पूरा। नाउ इस जन्म में बहुत ज़्यादा आपका विश्वास नहीं है मैरिज पे, या बहुत ज़्यादा आपका इंक्लिनेशन नहीं है मैरिज की तरफ। 25, 28, 30 साल की उम्र तक तो आपको लगता है कि शादी ना करें तो बेटर है। फिर देन धीरे-धीरे यू रियलाइज़ कि बिकॉज़ ऑफ द सोसाइटी प्रेशर हो सकता है, बिकॉज़ ऑफ द पेरेंटल प्रेशर हो सकता है, या आपको खुद से रियलाइज़ हो कि ना अब एक पार्टनर चाहिए। फिर आप एक ऐसा पार्टनर जो आपके दिमाग में है कि उसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए, ये क्वालिटी होनी चाहिए, ये क्वालिटी है। एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाती है, बिकॉज़ रिमेंबर राहु इन द फर्स्ट हाउस। वहाँ से वो इस तरह से आपको खींच रहा है कि आप एक बहुत आइडियल पार्टनर ढूँढ रहे हैं, एक परफेक्ट पार्टनर ढूँढ रहे हैं, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, रिमेंबर माय वर्ड्स। सो केतु एक और चीज़ दिखाता है, केतु 7th हाउस में वो दिखाता है कि लव, बिकॉज़ केतु इज़ व्हाट द प्लैनेट हू बिलीव इन गिव अवे, हू बिलीव इन लेट गो। केतु इज़ द व्हाट वी से, हम केतु को मोक्षा से जोड़कर देखते हैं। तो केतु इस प्रकार का है कि केतु एक सेल्फलेस लव को भी दिखाता है। तो आप इनिशियली आपकी मान लो शादी किसी से होती है, व्हेन केतु इन 7th हाउस, यू आर वेरी वेरी मच प्योर टुवर्ड दैट। बट थोड़ी भी अगर आपको कमी दिखती है उनमें, कि अब कमी हर इंसान के हिसाब से अलग हो सकती है। मान लो किसी ने एक्सपेक्ट किया कि मेरे लाइफ पार्टनर डिसिप्लिन हो, मान लो वो नहीं हो, मैरिज के बाद मालूम पड़े आपको। किसी ने एक्सपेक्ट किया कि मेरा जो पार्टनर है वो करियर फोकस्ड हो, बाद में आपने देखा कि नहीं है। तो वो सब आपके हिसाब से होता है। कोई सोचे कि भई मेरा पार्टनर ऐसा हो कि जिसमें वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हो, हाई मोरल हो, इस तरह का कुछ। बट जैसे आपको चीज़ मालूम पड़ती है कि नहीं, ये चीज़ नहीं है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था पहले, जैसे ही आपको मालूम पड़ता है, उसके बाद से फिर इमोशनल गैप स्टार्ट होता है। फिर तनातनी, वैचारिक मतभेद, लड़ाई-झगड़े आप कह सकते हैं, बढ़ते हुए देखे जाते हैं। यदि 7th लॉर्ड बहुत सुंदर स्थिति में नहीं है, तो या फिर केतु ऐसा है कि ठीक है मैरिज हो गई है तो अब निभाना ही है हमें बस। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर 7th लॉर्ड सही नहीं है चार्ट में और वीनस सही नहीं है, तो फिर ऐसी स्थिति बन जाती है। बिकॉज़ जो आप आइडियलिटी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि टू द सेल्फलेस लव, जो आप एक सेल्फलेस लव, एक आइडियलिटी, एक प्योरिटी एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो आपको नहीं मिली। सो फिर बिकॉज़ ये एक जैसे मैंने कहा कि ये कार्मिक रिलेशन है कि राहु केतु इन द 7th हाउस, तो ये भी दिखाता है कि मैंने पिछले बर्थ में इतने एफर्ट्स लगाए थे मैरिज में, सब कुछ किया था मैंने मैरिज में, तो नाउ इस बार तो मुझे सब कुछ परफेक्ट मिलना चाहिए। दैट सॉर्ट ऑफ थिंग इज़ देयर। बट फिर वो चीज़ वैसी नहीं मिलती, फिर उसके साथ दिक्कतें बढ़ती हुई दिख जाती है। तो ये हमने बात करी केतु की। हम आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं चंद्रमा को लेकर। यदि मान लीजिए आपके 7th हाउस में चंद्रमा है, तो पहली बात तो मून एक फास्ट मूविंग प्लैनेट है। आप जानते हैं कि चंद्रमा एक राशि में लगभग 2.5 दिन तक रहते हैं, और इसके अलावा चंद्रमा हमारे मन का कारक है, हमारी बॉडी में जो फ्लूइड है, वो चंद्रमा है। और इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे जो मून है, वो टाइड क्रिएट करता है। समुद्र में जो कहता है ना कि भई ज्वार भाटा, टाइड जो आती है, वो बिकॉज़ ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून।
उसी प्रकार से चंद्रमा हमारे अर्थ के बहुत क्लोज है, तो उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है हम लोगों पे। अगर हमसे कोई पूछे कि विच प्लैनेट इज व्हाट द मोस्ट इफेक्टिव, और जो सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन क्रिएट करता है आपकी बॉडी पे, ज़्यादा इफेक्ट डालता है आपकी बॉडी पे, वो चंद्रमा है। इसलिए चंद्रमा को बोलते हैं मन का कारक। और हमारा मन बहुत फास्ट घूमता है। कहते हैं ना, जहाँ मन जहाँ तक जा सकता है वहाँ तक कोई नहीं पहुँच सकता। ऐसा कुछ, ऐसी कुछ लाइन है, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है। तो कहने का मतलब है कि हमारा मन हर डायरेक्शन में जाता है, और मन को स्थिर कर पाना, मन को काबू कर पाना, मन को बस में कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही है। तो मून 7th हाउस में है, तो ये तय है कि रिलेशनशिप में अप एंड डाउन्स होंगे, चाहे वो किसी भी स्थिति में हो। इवन मैं तो ये भी कहूँगा कि लग्न लॉर्ड कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना आपके चार्ट में, मैं तो भाई ये नहीं कह रहा कि मून इज द मून की वजह से आपका डाइवर्स हो जाएगा, ऐसा नहीं कह रहा मैं ये कह रहा हूँ कि अप एंड डाउन्स मैरिज में होंगे। आपके पार्टनर के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं आपके, ये कंडीशन बनती हुई देखी जाती है। बिकॉज मून इज व्हाट, मून का जो बेसिक नेचर है वो अनस्टेबिलिटी है। क्योंकि आप सोचिए, जो ग्रह एक राशि में 2.5 दिन ही रुक रहा है और वहीं शनिदेव एक राशि में 2.5 साल तक रुकते हैं, तो एक कुछ तो डिफरेंस होगा इसमें। तो ये जो अनस्टेबिलिटी है रिलेशन में, उसको मून दिखाता है। साथ ही मून हमारे मून इज द व्हाट वी से, मून 4th हाउस को रूल करता है बेसिकली। अगर हम बात करें कालपुरुष कुंडली में, 4थे भाव से हम हमारी माता को देखते हैं, हमारी नर्चरिंग एबिलिटी, हमारे जीवन में जो केयर है, जो स्नेह है, एम्पैथी है, सिंपैथी है, उसे हम लोग मून से देखते हैं। तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका पार्टनर कुछ इस तरह का हो जो नर्चरिंग साइड में ज़्यादा हो, या तो आप एक्सपेक्ट करते हैं या आपका पार्टनर एक्सपेक्ट करता है। दोनों में से कोई ना एक जरूर होगा कि जो ये एक्सपेक्ट करता हो कि मेरा पार्टनर मेरी देखभाल ज़्यादा करे। मतलब पहला उनका जो फर्स्ट प्रायोरिटी वो ये है कि देखभाल, केयरिंग, बाकी चीज़ें सेकेंडरी हैं, फाइनेंस एंड ऑल। तो ये एक्सपेक्टेशन कई बार पूरी होती हुई नहीं देखी जाती है। इवन ये भी पॉसिबल है कि आप दोनों में से कोई एक इस तरह का हो कि वो बिल्कुल ये मान के चलता हो कि मेरे लाइफ पार्टनर में जो मेरे मदर या फादर में जो क्वालिटीज़ है वो वैसी हो। तो फिर बात फिर से घूम के आती है आइडियलिटी पे। और फिर ये भी इम्पोर्टेंट है कि आपका चंद्रमा किस नक्षत्र में बैठा है। मान लीजिए आपका चंद्रमा बैठा है केतु के नक्षत्र में, मतलब कि मघा में, मूल में या अश्विनी में, या बैठा है आपके व्हाट वी से बुध के नक्षत्र में, ज्येष्ठा में, अश्लेषा में, रेवती में। तो फिर वैसे ही अब मान के चलिए कि चंद्रमा एंड केतु डिटैचमेंट, लव, केयरिंग, और मरकरी प्योर इंटेलेक्ट। तो जब चंद्रमा का या तो केतु से कनेक्शन हो के नक्षत्रों से, या मरकरी के नक्षत्रों से कनेक्शन हो, तो मान के चलिए वैसे ही मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी होती है, क्योंकि आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। मूड स्विंग से मतलब ये नहीं कि आप अभी 1 घंटे इधर है, 1 घंटा उधर होंगे। इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं हमारे दिमाग में अलग-अलग तरह की एक्सपेक्टेशन बनती है पार्टनर को लेकर, अलग-अलग टाइम पे। हो सकता है हमें मालूम ना पड़े, हम उसे रियलाइज़ नहीं कर पाए, हमें लगे कि नहीं मैं तो सही हूँ। बट मैंने फिर से कहा कि मून का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में। मून बहुत क्लोज़ है अर्थ के, तो उसकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट करती है हम लोगों को। तो 7th हाउस में मून है, तो मान के चलिए कि आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। साथ ही 7th हाउस का मून ये भी दिखाता है कि मान लीजिए आपका कभी किसी से रिलेशनशिप है और किसी कारण से वो टूट गया बिफोर मैरिज, ऐसा कह लीजिए। तो फिर बहुत आसान नहीं है आप लोगों के लिए बहुत समय तक अकेले रह पाना। आप बहुत जल्दी किसी सेकंड रिलेशनशिप में चले जाते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं, या बिना पार्टनर के बहुत समय तक नहीं रह पाना। ये ज़रूर है कि अगर मान लीजिए कि 8th लॉर्ड अगर बहुत सुंदर स्थिति में नहीं है, तो फिर ये दिखाता है कि आपके मल्टीपल रिलेशनशिप हो सकते हैं। अब वो उसके रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। वो आप अगर अपने अपने हस्बैंड, अपने वाइफ़ का चार्ट देखेंगे, तो वहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हो पाएँगी। आप ऐसा समझ सकते हैं। सो इन शॉर्ट अगर हम कहें कि अ, मून यहाँ इस तरह का भी है कि अगर मान लीजिए वीनस अफेक्टेड है, चार्ट में बहुत सुंदर स्थिति में नहीं है, लग्न सुंदर स्थिति में नहीं है, लग्न लॉर्ड अगर, तो फिर आपके जीवन में बहुत सारे छोटे-छोटे रिलेशनशिप होते हैं। छोटे-छोटे से मतलब मेरा कि उसको आप ऐसे जोड़ सकते हैं कि कुछ जगह आपने चीट किया हो, कुछ जगह आपको किसी ने चीट किया हो, या टेम्परेरी रिलेशनशिप, मतलब कि मान लीजिए सगाई हो गई, शादी नहीं हुई, या साल भर का रिलेशनशिप, 2 साल का, 4 साल का, मतलब कि बिफोर मैरिज जो छोटे-छोटे अफेयर आप कह लीजिए, उस तरह की स्थिति बनती हुई दिख जाती है। साथ ही एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि
सेम यही कंडीशन अगर मान लो नवमाश में भी हो, नवमाश में भी 7th हाउस में अगर चंद्रमा है और यहाँ पे भी चंद्रमा है, तो ये बहुत स्ट्रांगली दिखाता है कि आप एक ऐसा पार्टनर एक्सपेक्ट करते हैं जो आपको सिक्योरिटी दे। सिक्योरिटी देखो, इन जनरल अगर मैं कहूँ, इन जनरल वुमेन के एंड से अगर मैं कहूँ तो कि भाई मेरा हस्बैंड, मेरा लाइफ पार्टनर मुझे सिक्योर फील कराए। समहाउ से हम कह सकते हैं कि भाई जब ऐसा कहा जाता है कि भाई एक आदमी के साथ एक औरत बहुत सेफ महसूस करती है, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। वहीं मेन के एंड से ये होता है कि वो मुझे फाइनेंशियली सिक्योरिटी दे या मुझे किसी न किसी तरीके से मुझे सपोर्ट करे वो जीवन में। अब वो डिपेंड करता है कि आपका 7th लॉर्ड कहाँ बैठा है, बट ये ज़रूर एक्सपेक्टेशन रहती है आपकी। तो ये हमने बात करी व्हेन मून इज इन द 7th हाउस। हम लोग बात करें यदि 7th हाउस पे सूर्यदेव सन है यदि, एक्चुअली पहली बात तो ये कि कालपुरुषी कुंडली में सूर्य जो है वो 7th भाव में आके नीच के हो जाता है, डेबिलिएशन में चले जाते हैं। तो 7th हाउस पे सन का होना बहुत सुंदर स्थिति तो नहीं है पहली बात तो। जैसा कि मैंने पहले भी कहा आपको कि 7th हाउस में वीनस को आप छोड़ दीजिए, बाकी कोई प्लैनेट बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करता। वीनस एक एवरेजली परफॉर्म करता है, बाकी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करता वो भी। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि यदि सन है आपके चार्ट में, तो सूर्य हमारी आत्मा का कारक है पहली बात। हमारी लाइफ में जो स्वाभिमान है, उसे हम लोग सूर्य से देखते हैं। साथ ही ये भी ध्यान रखिए कि 7th हाउस में जो कि नीच का हो जाता है, तो ज़रूर ये वहाँ का दिग्बल जो है बहुत कम है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ बहुत कम है। तो स्वाभिमान से अभिमान की तरफ जाना, जो थिन लाइन है बीच में, ये आप क्रॉस करते हुए देखे जाते हैं। मतलब कि इसको ऐसा कहा जाए कि लाइफ में जो ईगो क्लैश है हस्बैंड वाइफ के बीच में या पार्टनर्स के बीच में, चाहे वो मैरिज पार्टनर्स हो, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, बहुत बढ़ता हुआ देखा जाता है। तो इसलिए यहाँ सन जो है बहुत सपोर्टिव नहीं है। बट चूंकि सन फेम का कारक भी है, चाहे भले सन क्यों ही डेबिलेशन में ही क्यों ना हो सूर्य यदि, या सूर्य यदि जैसे मैंने कहा 7th भाव में है, तो वो ये ज़रूर दिखाता है कि आपकी सन इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग प्लैनेट, वो आपकी आत्मा का कारक है। तो वो ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके पार्टनर की हेल्प से या उनके साथ मिलके आप लाइफ में शाइन करते हुए देखे जाते हैं, राइज़ करते हुए ज़रूर देखे जाता है। अब वो डिपेंड करता है कि आप सन की एनर्जी को अपने पार्टनर के साथ कैसे सिंक करते हैं। 7th लॉर्ड यदि सही स्थिति में, तो डेफ़िनेटली आप मान के चलिए कि आफ्टर मैरिज ठीक है, ये प्लेसमेंट बहुत अच्छा नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को नहीं दिखाता, बट ये इतना ज़रूर दिखाता है कि अगर आप आपस में ये सीख जाएँ कि अपनी ज़िद सामने वाले पे नहीं डालनी है, या ये सीख जाएँ कि हर बात का सॉल्यूशन ऐसा नहीं है कि लड़ झगड़ के, तनातनी से या गंदे शब्दों का प्रयोग करके ही किया जाए। अगर आप अपनी ज़िद उन्हें समझाएँ सरल भाषा में कि मैं ये चाहता हूँ या चाहती हूँ, आप थोड़ा इसके हिसाब से कुछ करें, या एक जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ या करती हूँ, प्लीज़ आप उसे भी फ़ॉलो करें। एक बात अपनी रखें, एक बात उनकी सुनें, तो फिर जो मैंने कहा कि आप अपनी व्हाट वी से मैरिज को, अपनी लाइफ़ को, अपने करियर को, या ओवरऑल हम बात करते हैं जो ग्रोथ, जो शाइन है, आप अपने लाइफ़ पार्टनर की हेल्प से करते हुए देखे जाते हैं। सूर्य हमारे कुंडली में हमारे पिता को दिखाता है, तो यहाँ डेफ़िनेटली एक इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो कर्मा है वो पिता के साथ भी अलाइन्ड है। मतलब कि आप उसको ऐसा कह सकते हैं कि बिफ़ोर मैरिज या आफ्टर मैरिज आपकी आपकी लाइफ़ में जो फ़ादर का इन्वॉल्वमेंट है, चाहे वो आपके फ़ादर हो या आफ्टर मैरिज आपके स्पाउस के फ़ादर हो, उनके साथ आपका एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। अब रोल ऐसे होता है कि या तो बहुत अच्छा गाइड करते हो, बहुत अच्छा सपोर्ट करते हो, या इस तरह से कि आप लाइफ पार्टनर, आप दोनों भले ही कितना ही झगड़ लें, कितना ही लड़ झगड़ लें, वो हमेशा आते हैं समझाने के लिए कि नहीं ऐसे नहीं करना है, या जो भी उनकी टिपिकल एडवाइस है ताकि मैरिज को स्ट्रेंथन कर सके वो। साथ ही 7th हाउस पर्सन ये भी दिखाता है कि आपकी जो एक्सपेक्टेशन है कि आपका जो लाइफ पार्टनर हो कुछ इस तरह का हो कि उसका कुछ हो स्टेटस हो, एक सोशल सिंबल हो, या कि एक पावरफुल पार्टनर, एक अथॉरिटेटिव पार्टनर, एक अच्छा बिज़नेसमैन हो या अच्छी गवर्नमेंट पोस्ट पे हो, इस तरह का कुछ एक आप हायर अथॉरिटी का पार्टनर ढूँढते हुए दिखे जाते हैं। और सन यहाँ है तो ये भी दिखाता है कि आपकी लाइफ में या तो आप या आपके पार्टनर्स को एक ज़रूर है कि जो वैल्यूज़ उनकी उनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, मोरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनेंस सेकेंडरी।
मतलब कि वो कहते हैं ना कि जिन जो स्वाभिमानी होते हैं बहुत ज़्यादा, आप ऐसे हो सकते हैं या आपके पार्टनर ऐसे हो सकते हैं, या कि जो नहीं, ये चीज़ अगर गलत है तो मुझे नहीं करनी, जो पूर्ण रूप से अनैतिक को अनैतिक ही बोलते हैं, उसका फ़ेवर नहीं करते, इस तरह का कुछ। क्योंकि सन यहाँ डेबिलिशन में, कालपुरुष की कुंडली में, तो ये भी दिखाता है कि मान लीजिए आप बिफोर मैरिज अगर आपके अफेयर्स या रिलेशनशिप हैं और वो मान लो टूट जाते हैं किसी कारण की वजह से, तो बहुत ज़्यादा समय तक आप अपने आप को अकेला नहीं रख पाते हैं, फटाफट से आपको नया पार्टनर ढूंढते हैं या उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए दिखे जाते हैं। एक सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वालिटी, एक बेस्ट क्वालिटी जो मुझे लगती है मैं सन इन सेवंथ हाउस की, आप अपने लाइफ पार्टनर के लिए, जिससे आप सच्चा प्रेम करते हैं, उनके लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करने तक के लिए भी तैयार हो जाते हैं। दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द सन, बिकॉज रिमेंबर, सन इज स्वाभिमान, सन इज द आत्मा, और एक नेचुरल आत्मकारक भी सन ही है आपका। तो कहीं ना कहीं वो पार्ट हमेशा रहता है कि मैरिज लाइफ कैसी भी क्यों ना हो, और जब बात ये आती कि नहीं ठीक है, इतना कुछ हो गया तो चलो ठीक है, मैं अब, जब झुकने की बात आती है तब या तो फिर बिल्कुल नहीं झुकते, या फिर हम इस तरह से हो जाते हैं कि ठीक है, जो कहोगे मैं करूँगा। दिस इज वॉट व्हेन सन इज इन द सेवेंथ हाउस। तो नाउ, यदि आपकी कुंडली में सेवेंथ हाउस में यदि मंगल देव है, मार्स है, तो पहली बात तो ये है कि ये बहुत आम है, बहुत कॉमन है कि आपके पार्टनर में डिबेट्स होती हैं। अब डिबेट्स किस हद तक जाती हैं, ये डिपेंड करता है कि पहले कौन चुप होता है। मेरे कहने का मतलब है कि आर्ग्यूमेंट्स जिसे हम लोग कहते हैं, हर टॉपिक पे, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आप पॉजिटिव वे में भी करते हैं, नेगेटिव वे में भी करते हैं। बिकॉज ध्यान रखिए कि जब मंगलदेव सप्तम स्थान में है तो उनका दिग्बल बहुत कम है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ बहुत कम है। दूसरी बात, सेवेंथ हाउस मैरिज, मैरिटल ब्लिस, रिलेशनशिप, पार्टनरशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ इमोशनल साइड ज़्यादा है, जहाँ हमें थोड़ा झुक के चलना होता है। दैट इज व्हाट द मैरिज। बट जब मार्स है तो मार्स इज द कारक ऑफ एग्रेशन, मार्स इज एनर्जेटिक, मार्स इज पैशनेट, मार्स इज व्हाट वी से वॉरियर, फाइटर, करेज, और ब्लड। सो ओवरऑल मार्स इज व्हाट द एग्रेशन। तो जब एक एग्रेशन जैसा प्लैनेट जब सेवंथ हाउस में बैठेगा तो डेफिनेटली देयर इज अ प्रॉब्लम। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज व्हाट, कि एक तो पहले आप मार्स को समझिए। देखो, मैं इस बात को डायरेक्टली ऐसा नहीं कहता कि ये मंगल दोष है, नहीं है। मंगल दोष होने के लिए बहुत सारी कंडीशन है, उस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगा एक, कि मंगल दोष कब होता है कब नहीं होता। बट आप ये जरूर समझिए कि मार्स की जो एनर्जी है वो थोड़ी सी सॉफ्ट साइड में नहीं है, हार्ड साइड में है, थोड़ी सी स्पॉट ऑन जिसे हम लोग कहते हैं कि क्विक रिस्पॉन्स, एक उस तरह की एनर्जी है। तो पहली बात ये अच्छा कब है, यदि आप एक ऐसा पार्टनर ढूंढते हैं या आपका पार्टनर इस प्रकार से है कि आप दोनों लाइफ में बहुत ज़्यादा फुल ऑफ पैशन है, दोनों के लाइफ में कुछ ना कुछ गोल्स हैं, दोनों जीवन में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, दोनों बहुत ज़्यादा करियर फोकस्ड हैं, या दोनों एडवेंचरस हैं, तब तो ये जो एनर्जी है आप मान के चलो काफ़ी हद तक आप चैनलाइज कर लेंगे। बिकॉज वो समझिए, हर ग्रह की कुछ ना कुछ ऊर्जा है। अब उस ऊर्जा को आप किस डायरेक्शन में लेके जाते हैं, कैसे उसका आप संचार करते हैं, खुद पे करते हैं, पार्टनर पे करते हैं, या बाहर सोसाइटी पे करते हैं, कहीं ना कहीं तो एनर्जी है, बिकॉज एनर्जी इज कंजर्व्ड। सो कहीं ना कहीं से एनर्जी आपको अगर एनर्जी मिली है सेवंथ हाउस में, तो आपको कहीं ना कहीं उसे यूटिलाइज करनी होगी। मैं यूटिलाइज वर्ड यूज कर रहा हूँ ताकि आप उसे पॉजिटिव वे में ही लें। तो यदि आप इस मार्शल एनर्जी को यूटिलाइज करना सीख जाते हैं, देन इट इज़ वेरी गुड। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब सेवंथ हाउस में मार्स है तो आप ज़रूर देखें कि सेवंथ लॉर्ड जो चार्ट में वो किस स्थिति में है, उसका स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। और सेवंथ लॉर्ड डिफरेंट हाउसेस पे मैंने वीडियो बनाया है, आप ज़रूर देखिए उसको। सेकेंड साइड की, यदि आपके पार्टनर इस प्रकार के हैं कि बहुत ज़्यादा लाइफ में उनका कुछ गोल नहीं है, या हिज मोर टूवर्ड द इमोशनल साइड, जहाँ वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनकी देखभाल करें। मेरे को, मैं डिनाई नहीं करता, हस्बैंड वाइफ दोनों दूसरे की देखभाल करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे कहने का मतलब कि जब कोई एक इंसान इस डायरेक्शन में है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करे कि नहीं, मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ मेरे हर पॉइंट पे मुझे इमोशनली सपोर्ट करे। मैं सिर्फ मार्स के उस पर बात कर रहा हूँ, मार्स सेवंथ हाउस में। तो उस तरह के आप हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव अगर आप हैं, सेंसुअल अगर आप हैं,
तो फिर ये एक प्रॉब्लमेटिक कंडीशन है। बिकॉज़ अगर आपको लाइफ पार्टनर इस तरह से मिले जो इस तरह सोचते हैं कि नहीं, भावनात्मक रूप से स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप मुझे इमोशनल वे में सपोर्ट करें, तो फिर ये एनर्जी थोड़ी-सी बिगड़ जाती है। बिकॉज़ आपकी एनर्जी अलग है, आपके पार्टनर की एनर्जी अलग है। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ, अगर मुझसे कोई पूछता है, जब मैं कुंडली विवेचन की तरफ जाता हूँ या किसी क्लाइंट से मेरी बात होती है, तो मैं डेफ़िनेटली हमेशा यही बोलता हूँ कि पहले आप एक ऐसा लाइफ पार्टनर ढूँढें, जो 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 मैंने शुरू में बातें रखी कि समहाउ वो अपनी एनर्जी कहीं न कहीं यूटिलाइज़ कर रहा हो, तभी ये एग्रेशन नहीं होगा। ये क्रॉसओवर काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। दूसरी बात, इसका एक पॉज़िटिव साइड ये है कि आप उस तरह के लाइफ़ पार्टनर हो सकते हैं कि जो अपनी वाइफ़ की या अपने हस्बैंड के साथ कंधे से कंधा मिला के उसे सपोर्ट करते हुए देखे जाते हैं। मैंने बहुत सारे चार्ट देखे हैं जहाँ पर अगर मैं मैन की तरफ से बोलूँ, अगर मैन परसेप्शन से, तो ये है कि वो बहुत स्ट्रांगली अपनी वाइफ़ को सपोर्ट करते हैं। इफ़ शी वांट टू डू समथिंग, शी वांट टू डू फॉर हर करियर, तो वहाँ सपोर्ट करते हुए दिखे जाते हैं। अगर वुमेन के एंड से, तो मैं भी यही फिर से कहूँगा कि वुमेन भी ऐसी हैं कि मान लीजिए किसी कारणवश अभी हस्बैंड फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, और इफ़ यू आर मार्शल लेडी, देन डेफिनेटली आप अपने हस्बैंड को सपोर्ट करती हैं। दैट टाइम यू आर द मैन ऑफ द हाउस। तो ये चीज़ें जो है आपको समझनी होगी। मार्स की एनर्जी आप समझिए। आप सिर्फ़ इस पे मत चले जाइए कि किसी ने कह दिया आपको मंगल दोष है, फिर आप जो चीज़ें बोली जा रही हैं, 1000 चीज़ें ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो भटक रहे हैं, वो नहीं। आप एनर्जी को समझिए प्लैनेट की, आपके लिए लाइफ़ ईज़ी हो जाएगी। दिस इज़ एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी ये थोड़ी ना है कि हम लोगों को मिसगाइड करें। एस्ट्रोलॉजी ये है कि आप उन्हें एक बेटर एडवाइस दें। सो दिस इज़ व्हाट मार्स इन द 7th हाउस। साथ में आप जैसा कि आपने कहा मार्स इज़ एग्रेशन, मार्स इज़ फुल ऑफ पैशन, तो आप एक ये भी है कि आपको फिर एक ऐसी मैरिज या ऐसा लाइफ पार्टनर नहीं चाहिए जो नॉर्मल सा हो, मोनोटोनस सा हो, बोरिंग सा हो। आप चाहते हैं कि हमेशा रिलेशनशिप में थोड़ा थ्रिल रहे, एडवेंचर रहे, दैट साइड ऑफ थिंग। मेन जो हमने बात स्टार्टिंग में करी कि मार्स 7th हाउस में, तो ये ज़रूर दिक्कत है कि आसानी से किसी के सामने झुक जाना, किसी की एक बार में बात मान लेना, स्पेशली यदि आपका जो चंद्रमा है वो केतु के नक्षत्र में है या बुध के नक्षत्र में है या राहु के नक्षत्र में है। आप उन्हें देखिएगा, अगर आपका चंद्रमा इन तीनों के नक्षत्र में है, तो फिर बहुत मुश्किल होती है कि मैं ऐसे इज़िली अपने लाइफ पार्टनर की बात मान लूँ या उसकी हर बात पर झुक जाऊँ, पॉसिबल नहीं। चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, चाहे बिज़नेस पार्टनर हो। तो सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज़ कि आप उस एनर्जी को चैनलाइज़ करना सीखें, तो आपकी माइंड लाइफ आप खुद से अपग्रेड कर सकते हैं, अपलिफ्ट कर सकते हैं। इसे मंगल दोष के नाम पे से सोसाइटी में ऐसे ना फैलाएँ कि भाई उनके तो मंगल दोष है, उससे शादी नहीं करनी है। ऐसा नहीं है, रिमेंबर दैट थिंग। हर कुंडली में बहुत सारे दोष हैं, बहुत सारे योग भी हैं। अगर आप चार्ट को पूरा ढंग से देखेंगे तो आप समझ पाएँगे आपके पास क्या हिडन पावर्स हैं, और जिसको आपने शादी के लिए मना कर दिया जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस प्लेसमेंट, उनके पास क्या पावर थी। ये नहीं है। तो आप लोगों किसी के ऐसे बहकावे में ना आएँ, अपने स्वविवेक का इस्तेमाल करें। बिकॉज़ मुझे लगता है अगर इंसान को ऊपर वाले ने भेजा है तो कुछ तो दिया है अंदर, तो उसका यूज़ करें आप लोग। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। सो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट मार्स इन द 7th हाउस। सो नाउ यदि इकलौते आपके चार्ट में 7th हाउस में मरकरी बैठा है, तो आई एम वेरी बी फ्रैंक, ये अच्छा प्लेसमेंट नहीं है। अब देखो, इसमें ना मेरा एक्सपीरियंस एक तो ये है, और दूसरा लॉजिक है इसके पीछे। बिकॉज़ है ना, बहुत आसानी से लोग कह देते हैं कि भई शनिदेव हैं, केतु है, राहु है, तो मैरिज टूट जाएगी। नहीं। मैंने जो मैक्सिमम चार्ट देखे हैं, वहाँ किसी चार्ट में यदि मरकरी डेबिलिएशन में है, 7th लॉर्ड है वो, सप्तम स्थान में अच्छी स्थिति में नहीं है, तो मैंने वहाँ देखे हैं रिश्ते टूटते हुए। कारण सुनिए, आप देखिए, मरकरी इज़ प्योरली अ बिज़नेस, मरकरी इज़ द इंटेलेक्ट, मरकरी लॉजिकल है, मरकरी रेशनल है, मरकरी एनालिटिकल है, मरकरी कैलकुलेशन एक्चुअली। द 7th हाउस इज़ व्हाट? द मैरिज, रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, जहाँ क्या चाहिए हमें, जहाँ कहीं न कहीं किसी सामने झुकना, इमोशनल साइड, एक दूसरे की केयर करना, वो है। जब आप वहाँ एक ऐसा ग्रह बैठेगा जो प्योरली कैलकुलेटिव है, तो फिर रिश्तों के लिए वो अच्छा नहीं है। देखो, मैं डरा नहीं रहा किसी को कि भाई आपकी शादी टूट जाएगी, वो नहीं कह रहा मैं। 7th लॉर्ड भी देखना पड़ेगा उस समय। बट हाँ, ये बहुत सुंदर प्लेसमेंट नहीं है। हम बात करेंगे उसको कैसे मैनेज करना, वो भी चीज़ है। देखो,
ये ज़रूर है कि मरकरी 7th हाउस में तो आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपके डिबेट्स होते हैं। जैसे मैंने बात करी मार्स के केस में, यहाँ भी डिबेट्स होते हैं। अब वहाँ थोड़ा एग्रेशन ज़्यादा है, यहाँ डिबेट इस तरह के कि आप एक दूसरे की बातों को काटते हुए दिखते हैं, या एक दूसरे के आर्ग्यूमेंट से, लॉजिक से आप खुश होते हुए नहीं दिखते। दैट टाइप ऑफ डिबेट इज़ देयर। और इसके बाद कि जैसे हमने कहा कि द बेस्ट थिंग आप क्या करें अगर आप शादी करने वाले हैं और सच में आपको लग रहा है आपके चार्ट में मरकरी इज द प्रॉब्लमेटिक, तो आप एक इंटेलेक्चुअल पार्टनर ढूंढें। इंटेलेक्चुअल से मतलब मेरा ये नहीं कि एकेडमिक इंटेलिजेंस की भाई उसके पास ये डिग्री है या पीएचडी होल्डर है और सम सॉर्ट ऑफ पर्टिकुलर कॉलेज, ऐसी बात नहीं कर रहा मैं। मेरे कहने का मतलब कि आप एक ऐसे पार्टनर को ढूंढें कि बिकॉज जो इंटेलेक्ट आपके पास है कि अलग अलग टॉपिक्स पे बात करना, डिस्कशन करना, मेरे वर्ड सुनना, आपकी डिस्कशन करना। अब वो होता है कि हम आईटी सेक्टर के बारे में बात करें, हम लोग फॉरेन रिलेशनशिप के बारे में बात करें, हम किसी पॉलिटिकल डिबेट को डिस्कस करें। मतलब एक ऐसा पार्टनर ढूंढे कि जो बहुत सारे डायरेक्शन में सोच सकता हो या कुछ ना कुछ अपने विचार रख सकता हो। तो फिर जो मैंने कहा कि तनातनी, आपस में डिबेट होना, वो जो एनर्जी है आप इस डायरेक्शन में ले जाएँगे, तो मरकरी का जो रोल है वो ईज़ी हो जाएगा। एक और ध्यान रखिएगा, मरकरी को बुध ग्रह को मैनिपुलेट कर सकता है। मैनिपुलेट का मतलब मेरा ये नहीं कि आप सब कुछ बदल देंगे, वो नहीं। मतलब कि बुध आपकी बौद्धिक क्षमता को दिखाता है, तो ये हम पे डिपेंड करता है। हमारा जो स्व-विवेक है हमें अलाउ करता है कि हम किस प्रकार से सोच रहे हैं, क्या गलत है, क्या सही है। वो अगर आप सही कर लेंगे तो चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत आसान हो जाएगी। द बेस्ट रेमेडी इज व्हाट व्हेन मरकरी इन द 7th हाउस और लग रहा है कि मैरिज में इशू है, रिलेशनशिप में इशू है, तो आप अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेट करें, उससे बातचीत करें, उसकी सुने, उसको अपनी बातें समझाएं भी। बिकॉज कम्युनिकेशन इज द ओनली रेमेडी व्हेन मरकरी इज प्रॉब्लमेटिक इन द 7th हाउस। आप किसी और के पास जाएंगे, अपनी बात कहीं और रखेंगे, लड़ाई झगड़े को किसी और से शेयर करेंगे, उससे कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। बेस्ट थिंग इज आप खुद आपस में बैठे, बिकॉज मरकरी 7th हाउस में तो आपको एक ऐसा बनाता है कि यू आर अट्रैक्टेड टुवर्ड अ गाय और अ वुमेन हु इज व्हाट वी से सेलेनोफाइल इंटेलिजेंट ओनली। ये पहली चीज़ है। हाँ ठीक है, मैं एग्री करता हूँ कि देखते हैं हम लोग कि सामने वाला सुंदर होना चाहिए, एक जनरल ह्यूमन परसेप्शन है। मेजॉरिटी में लोग ऐसा ही करते हैं, हम उसे डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, हम देखते हैं कि भाई सामने वाला इस तरह का होना चाहिए, जो हमारे माइंड मैप में है कि भाई एक लाइफ पार्टनर ऐसा होना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए, वो ठीक है अपनी जगह। बट मैं आपको एडवाइस करूँगा फिर से कि आप ड्यूरिंग मैरिज यदि आप लुक की तरफ फोकस करते हैं कि मुझे ऐसा दिखने वाला व्यक्ति चाहिए शादी के लिए या रिलेशनशिप के लिए, और आप भूल जाते हैं कि वो इंटेलिजेंट है या नहीं। मैंने फिर से बता रहा हूँ, मैं इंटेलिजेंट की डेफिनेशन मैंने अलग तरह से दी है कि वो इंटेलेक्चुअल है या नहीं। अगर आप ये भूल जाते हैं तो शुरू में थोड़ा बहुत थ्रिल हो सकता है, कुछ साल 6 महीने आपको बहुत अच्छा लगे उसके साथ, बट फिर जो बेसिक नेचर है 7th हाउस का, मरकरी का, वो यही है कि जो इंटेलेक्चुअलिटी है वो डोमिनेंट होगी लुक्स पे। तो हमेशा पहले आप एक ऐसा पार्टनर ढूंढें, उससे मिलें, टाइम दें उसको अपना, या उससे टाइम लें, बातचीत करें, दोनों के आइडियाज़ देखें, किस हद तक दोनों की सोच मिलती है। अगर वो चीज़ ज़्यादा अच्छी है तो मैं कहूँगा कि लुक इज़ द सेकेंडरी फॉर द लॉन्ग टर्म ऑफ द मैरिज। दिस इज़ द प्रैक्टिकल रेमेडी जो मैंने कई चार्ट्स में देखी। बिकॉज मरकरी इज़ द व्हाट प्योर कैलकुलेशन, देयर इज़ नो इमोशंस इन द मरकरी। जो मरकरी की वजह से रिश्ते टूटते हैं, बिकॉज मैंने मोस्टली डाइवर्स मैंने देखे हैं मेरी लाइफ में, वो ज़्यादातर मरकरी की दशा अंतदशा में हुआ है, जिस और उन डाइवर्स का कोई सिर पैर नहीं था। कोई रीज़न मुझे समझ में नहीं आया कि किस कारण से हो रहे हैं, बस ठीक है हो रहे हो। केतु के समय में दशा अंतदशा में जो भी शादियाँ टूटती हैं या जो भी रिलेशनशिप में इश्यूज आते हैं, उनके पीछे कोई रीज़न होता है। मरकरी के केस में रीज़न नहीं समझ में आता है, दोनों इंसान अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं, और फिर हम कहते हैं ना कि दे आर लाइक पैरेलल लाइन्स विच मीट एट इन्फिनिटी। बट प्रैक्टिकली हम जानते हैं कि थियोरेटिकली कहना अलग बात है कि दोज लाइन्स मीट एट इन्फिनिटी, बट किसने देखा इन्फिनिटी कहाँ पर है। तो उस तरह की कंडीशन बनती हुई देखी जाती है, ध्यान रखें इस चीज़ को। साथ ही एक और बात कि मरकरी जब 7th हाउस में, तो आप उस तरह के
व्यक्ति हो सकते हैं, आपके पार्टनर उस तरह के होते हैं जो आफ्टर इंटीमेसी ये डिस्कस करते हुए देखे आते हैं कि ड्यूरिंग इंटीमेसी आपको क्या अच्छा लगा, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। आप समझ रहे हैं ये बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उस तरह का डिस्कशन करते हुए देखे आते हैं। और जैसे मैंने कहा कि डिग्निटी बहुत सुंदर नहीं है, सही राशियों में नहीं है मरकरी, सेवंथ लॉर्ड सही स्थिति में नहीं है, तो कोई बड़ी बात नहीं है मैरिज का ब्रेक होना, 2 शादियाँ होना या इस तरफ बढ़ना बहुत बहुत आसान है या बहुत ईज़ी है मेरे हिसाब से। तो आप इस मरकरी की एनर्जी को चैनलाइज़ करना सीखें। एंड द बेस्ट पार्ट व्हेन सेवंथ हाउस में मरकरी है, तो बेस्ट थिंग इज़ दैट कि बिज़नेस के लिए बहुत अच्छा है कि अगर आप 7th हाउस में मरकरी रहते हैं तो आप यू आर द बॉर्न बिज़नेसमैन, आपको बहुत अच्छी पब्लिक डीलिंग आती है, यू हैव द सॉफ्ट डिप्लोमेसी, लोगों से कैसे बात करनी है, कैसे किसको क्या समझाना है, वो आप में बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं। मैंने जो ये वीडियो बनाया बेसिकली ये रिलेशनशिप पे रखा है, इसलिए मैं ज़्यादा फोकस उस तरफ कर रहा हूँ, बाकी चीज़ों को मैं डिस्कस नहीं कर रहा। दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट व्हेन मरकरी इज़ इन द 7th हाउस। सो नाउ नेक्स्ट व्हेन जुपिटर इज़ इन द 7th हाउस, यदि गुरुदेव बृहस्पति सप्तम स्थान में है। तो पहली बात तो कि यहाँ उनके पास डायरेक्शनल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा दिग्बली नहीं है वो पहली बात तो। दूसरी बात ये एक ठीक पोज़ीशन है, मैं बहुत अच्छी पोज़ीशन नहीं कहूँगा इसे। जुपिटर 7th हाउस में है, वुमेन्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा पोज़ीशन है बजाय मेंस के चार्ट में। कारण ये है कि वुमेन्स हैं वो, मैं एक जनरल परसेप्शन दे रहा हूँ कि जनरली वुमेन ऑलवेज़ ट्राइंग टू सर्च अ रिस्पॉन्सिबल पार्टनर। ज़्यादातर, मैं फिर से कहूँगा, मैं एक जनरल बात कह रहा हूँ। तो जुपिटर रिप्रेजेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड विज़डम, तो उनके लिए ठीक है ये। मेंस के लिए बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेन थोड़े सेंसुअल साइड में है। जनरली मेन इंसान या पुरुष ऐसे देखते हैं कि जो उनकी लाइफ पार्टनर हो थोड़ी केयरिंग हो। केयरिंग से मतलब मेरा है कि मदरली फिगर, नर्चर करें, प्रेम करें, थोड़ा-सा फिज़िकल अट्रैक्शन भी ज़्यादा डोमिनेंट है, आप ऐसा भी कह सकते हैं मेन के साइड से। तो मेंस के लिए अगर यहाँ पर वीनस होते हैं तो एक ज़्यादा सुंदर प्लेसमेंट होता। ठीक है, ये अच्छा प्लेसमेंट है। सबसे बेस्ट पार्ट है कि जुपिटर इन द व्हाट वी से 7th हाउस, तो आप जानते हैं बहुत अच्छे से कि मैरिज को बैलेंस कैसे रखना है। मतलब कि जुपिटर 7th हाउस में तो ऐसा नहीं कि मैरिज टूट जाएगी, लड़ाई-झगड़े बहुत ज़्यादा हो जाएँगे। आप साथ में बैठकर अपने विज़डम के थ्रू आप चीज़ों को बैलेंस कर लेते हैं। दिस इज़ द बेस्ट पार्ट व्हेन जुपिटर इन द 7th हाउस। यदि 7th लॉर्ड बहुत अच्छी स्थिति में नहीं भी है, तब भी जुपिटर बहुत अच्छा काम करते हैं यहाँ पे। क्योंकि जुपिटर बेसिकली एक बेनिफिक प्लैनेट है, उसे हमें एक्सेप्ट करना है, तो उनका जो मूल नेचर है वो ये चीज़ दिखाता है। पर जुपिटर वैसे सभी प्लैनेट्स के लिए लगता है कि भावनाश्रम वाला जो नियम है, कि जिस भाव में बैठते हैं वहाँ कुछ तो कुछ पार्ट में इश्यू होते हैं। मैंने इस पे डिटेल वीडियो बनाया है कि कैसे वो काम करता है। तो यहाँ ये ज़रूर है कि जो मैंने मोस्टली चार्ट देखे हैं कि जुपिटर 7th हाउस में, तो आप के लाइफ पार्टनर में एक क्वालिटी जो आप सबसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, वो कहीं न कहीं मिस होती है। अब देखो, प्रैक्टिकली तो ये बात सही है कि हम एक आइडियल पार्टनर ढूँढ लें, वो पॉसिबल नहीं है। बट फिर भी हमारी हर इंसान की कुछ इच्छाएँ होती है कि भई ऐसा होना चाहिए, ऐसी लाइफ पार्टनर होनी चाहिए मेरी। तो अब मैंने जो बात कहना चाह रहा हूँ, ये इस तरह से है कि मान लीजिए आपकी एक्सपेक्टेशन है कि आपके लाइफ पार्टनर बहुत रोमांटिक हो, जुपिटर 7th हाउस में, तो फिर वो रोमांटिक ना हो, उसके अलावा सब सारे गुण हो सकते हैं उनमें। या आप एक ऐसा लाइफ पार्टनर एक्सपेक्ट करते हैं कि जो बहुत ज़्यादा करियर फ़ोकस्ड हो, फिर वो करियर फ़ोकस्ड ना हो, उसके अलावा सारी क्वालिटीज़ उनमें हो सकती है। या आप ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि भई उनमें वो वैल्यूज़ को लेकर बहुत ज़्यादा हाई हो, या उनका बहुत हाई मोरल हो, स्वाभिमानी हो, इस तरह का कुछ, तो वो जो चीज़ आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनमें, वो डेफ़िनिटली कहीं न कहीं मिसिंग होगी उनमें। मैंने मोस्टली चार्ट में देखा है, मैंने जब बात करी मेरे क्लाइंट के साथ बैठ के, तो मोस्टली यही रिज़ल्ट आया कि दैट थिंग इज़ व्हाट मिसिंग। ये ज़रूर है कि आपके लाइफ़ पार्टनर एक अच्छी फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं मोस्टली। मेजॉरिटी चार्ट देखे हैं मैंने। वैल्यू बेस्ड फैमिली से होते हैं, एक समृद्ध परिवार से होते हैं। और इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वालिटी जो आपके लाइफ पार्टनर में होती है, आप में भी है, मैं मना नहीं करता, बट आपकी लाइफ पार्टनर में बहुत स्ट्रांगली होगी कि सॉफ्ट डिप्लोमेसी जिसे हम लोग कहते हैं, सॉफ्ट डिप्लोमेसी की वो बहुत अच्छे से जानते हैं। मैनिपुलेशन जिसे हम लोग कहते हैं, किसी से अपनी बात मनवाना, चाहे वो आपके हस्बैंड हो, चाहे आपकी वाइफ हो, बहुत अच्छे से करते हुए दिखे जाते हैं। इसके अलावा
पब्लिक डीलिंग में बहुत अच्छे होते हैं कि कोई घर पे आया तो उसे कैसे ट्रीट करना है, कैसे बात करनी है उससे, ऑफ़िस में किसी को कैसे कैसे ट्रीट करना है। जो सॉफ्ट डिप्लोमेसी है ना कि एक्सट्रीम लेवल पे, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि हाँ, मुझे कब क्या बोलना है, किसको कैसे समझाना है, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। इसको हम लोग इन जनरल कह सकते हैं कि वो चीज़ों को मैनेज करना जानते हैं। साथ ही एक और अच्छी क्वालिटी आपके पार्ट टाइम में ये हो सकती है कि आपके चिल्ड्रंस को बहुत अच्छे से मैनेज करते हो, चाहे वो मैन हो चाहे वुमेन हो। ठीक है, ज़रूर है कि वुमेन ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है या ज़्यादा अच्छे से बच्चों का ध्यान रखती है। मैं मेरे एक्सपीरियंस से भी कह रहा हूँ, जो मैंने देखा उससे भी कह रहा हूँ। बट हाँ, अगर आपके चार्ट में अगर आप लेडी हैं तो आपके हस्बैंड डेफिनिटली बहुत अच्छे से बच्चों का ध्यान रखेंगे एंड वाइस वर्सा ऑल्सो। सो ओवरऑल हम बात करें तो ये एक एवरेज प्लेसमेंट है। मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करता कि जुपिटर अगर 7th हाउस में है तो लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, वैचारिक मतभेद नहीं होंगे, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है उनकी। बट हाँ, मैरिज हमेशा मैंने देखी है कि टूटती नहीं है, एक बहुत अच्छी बात है। जुपिटर इज इन द 7th हाउस। सो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं व्हेन वीनस इज इन 7th हाउस, शुक्र देव यदि 7वें भाव में। मेरे हिसाब से सभी ग्रहों में से सबसे बेस्ट प्लेसमेंट यही है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि कोई भी प्लैनेट इस काम भाव में, इन हाउस ऑफ डिजायर में अच्छा या 100% बेस्ट परफॉर्म करे, पॉसिबल ही नहीं है। वीनस इज द ओनली प्लैनेट, अगर वो खासकर वो अकेले अगर बैठे हैं तो ये एक अच्छा प्लेसमेंट है, स्पेशली मैरिज को लेकर और बिजनेस को लेकर। 7th हाउस इज द मैरिज एंड बिजनेस। एक्चुअल में वीनस जो है वो हमारी लाइफ में जो एम्पैथी है उसे दिखाते हैं, सिंपैथी को रिप्रेजेंट करते हैं। लव, ब्यूटी, हमारा फिजिकल अट्रैक्शन ऑपोजिट जेंडर की तरफ, हमारा अट्रैक्शन टुवर्ड नॉन लिविंग थिंग्स की तरफ, आर्ट्स की तरफ, कल्चर की तरफ, हमारा जो झुकाव है उसे हम लोग व्हाट वी से वीनस से देखते हैं। तो वीनस एक ऐसा ग्रह है जो आप समझिए कि साझेदारी में जो सिंपैथी एम्पैथी रिक्वायर्ड है उसको दिखाता है। तो इट इज़ द बेस्ट प्लेसमेंट। तो ये बताता है कि शादी के साथ, विवाह के बाद कह लीजिए, या आप किसी के साथ रिलेशनशिप में अगर हैं या आने वाले हैं, तो ये बताता है कि उसके बाद आपका जो इमोशनल क्वेश्चन है वो बढ़ेगा। पहली चीज़ तो अब बढ़ेगा से मतलब मेरा है कि स्पेशली रिलेशंस को लेकर, रिलेशन को मतलब कि जैसे मान लीजिए आप इफ़ यू आर लेडी तो आपका जो पुरुष को देखने का नज़रिया था पहले और रिलेशनशिप के बाद वो बदलता हुआ देखा जाएगा। आप ज़्यादा सहज महसूस करेंगे उनके साथ, आप उनको समझने की कोशिश करेंगे। द बेस्ट पार्ट इज़ दैट। सिमिलरली फॉर द मैन ऑल्सो, कि हो सकता है शादी से पहले या किसी मतलब कोई रिलेशनशिप में नहीं है और आप उससे पहले आप एक अलग ज़िंदगी जी रहे हैं। जैसे हम लोग कहते भी हैं कि लड़के शादी के बाद थोड़े सुधर जाते हैं, थोड़े से समझदार हो जाते हैं, ऐसा जो इन जनरल कहा जाता है। वो ऐसा है कि जब आप रिलेशनशिप में जाते हैं, अगर मेरा 7th हाउस में, तो आप अपने पार्टनर को समझने की कोशिश करते हैं, उसकी केयर करने की कोशिश करते हैं, उसकी बात को सुनने की कोशिश करते हैं। द बेस्ट पार्ट ऑफ द दिस, और यही बेस्ट पार्ट इसका आप बिजनेस में भी यूज़ कर सकते हैं। बट अगर मैं वीनस 7th हाउस में, तो मैं बिजनेस के लिए मना करूँगा इस प्लेसमेंट को, अंटिल अनलेस कि 7th लॉर्ड बहुत सुंदर स्थिति में ना हो। अगर 7th लॉर्ड बहुत अच्छी स्थिति में है तो आप कर सकते हैं बिजनेस किसी के साथ पार्टनरशिप में। बट अगर 7th लॉर्ड बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है तो फिर ये भी दिखाता है कि क्योंकि वीनस इज व्हाट प्योरली ऑन द साइड ऑफ अफेक्शन, लव, तो फिर जो ट्रस्ट है उसको भी हम यहीं से देखते हैं। तो आप इजीली किसी पर ट्रस्ट कर जाते हैं, तो फिर वहाँ से चीटिंग की पॉसिबिलिटी बढ़ती आती है अगर 7th लॉर्ड अच्छी स्थिति में नहीं है तो। साथ ही एक चीज़ ध्यान रखिए, मैंने क्यों कहा कि वीनस इज द बेस्ट इन द 7th हाउस। कारण ये है कि शुक्राचार्य जो थे उनके पास मृत संजीवनी विद्या थी, मतलब कि वो किसी भी चीज़ को वापस जीवन दे सकते थे। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे इतना सा है कि आपका रिलेशनशिप किसी के भी कारण से, आपकी वजह से, आपके लाइफ पार्टनर की वजह से कितना भी नीचे क्यों ना चला जाए, कितनी भी लड़ाई झगड़े क्यों ना हो जाए, पर एक ना एक बार आपको ज़रूर मौका मिलता है मृत संजीवनी विद्या का यूज़ करने का। मेरे कहने का मतलब है कि आप अपना पूरा तन, मन, धन, पूरा स्वविवेक इस्तेमाल करके अपने रिश्ते को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाते हुए दिख जाता है। मुझे लगता है कि ये ब्लेसिंग है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी भी रिलेशन को, खासकर मैरिज जैसे रिलेशनशिप को जीवन पर्यंत आगे ले जाने के लिए।
तो ये एक चीज़ वहाँ देखने को मिलती है। इसके अलावा डेफ़िनेटली मैं डिनाई नहीं करता ये है कि यू वांट टू एन्जॉय द एवरी साइड ऑफ द सेक्सुअल लाइफ़, वो ठीक है। बट इसके साथ-साथ कि आपकी लाइफ़ में आपके पार्टनर के साथ ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप उनके साथ रोमांस, साथ में घूमना-फिरना, मूवीज़ देखना, कडलिंग करना, वॉक करना, ये आपकी लाइफ़ में ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और भी से कि सेक्सुअल लाइफ़ ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इवन मोस्टली चार्ट में मैंने देखा है, ये प्रैक्टिकली चीज़ है कि शादी के बाद आपकी किसी न किसी तरह से आपका अपग्रेडेशन होता है। मैं ये नहीं कहता कि फाइनेंशियली हमेशा ही बढ़ता है, उसके लिए ठीक है, हमें हमारा 6th हाउस और 10th हाउस भी देखना होगा। पर हाँ, ये ज़रूर है कि आप जीवन का कोई ना कोई साइड, चाहे वो आपके वैल्यूज़ कह लीजिए, चाहे वो आपका एम्पैथी साइड हो, चाहे वो आपका इमोशनल क्वेश्चन जिस हमने मैंने बात करी, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ज़रूर अपग्रेड होता हुआ दिखता है व्हेन वीनस इज इन 7th हाउस। एक बहुत सुंदर बात कि अगर किसी भी प्रकार का एफ्लिक्शन नहीं है 7th हाउस में, किसी भी तरह का कुछ, तो आप हमेशा अपने पार्टनर को, मोस्टली अपने पार्टनर को एप्रिशिएट करते हैं। इवन आपके पार्टनर भी आपको आपके अच्छे कामों के लिए एप्रिशिएट करते हुए देखे जाते हैं। और साथ में ये भी कि एक और चीज़ कि आप उस प्रकार के हो सकते हैं कि जिनके जीवन में शादी को लेकर बहुत सारे सपने, ड्रीम्स हो, सपने हो कि मैं शादी ऐसे करूँगा, ये करूँगा, ऐसे करूँगी, ये अरेंजमेंट होगा, वो अरेंजमेंट होगा। जैसे हम कहते हैं कि व्हाट वी से एक ग्रैंड लैविश टाइप ऑफ मैरिज। मैं फाइनेंशियली नहीं कह रहा, मैं उसको अलग एंगल से कह रहा हूँ कि ठीक है, अगर पैसा है तो फिर वो ग्रैंड लैविश हो जाएगी। उसके अलावा ये कि शादी में जो उसको हम कहते हैं ना कि प्योरिटी वो सारी होती है कि हाँ, मैं अपने पार्टनर को ऐसे रखूँगा, ऐसे रखूँगी। वो जो एक भावनात्मक जुड़ाव जो है, बहुत सुंदर होता है। और आप अपने मोस्टली जो मैंने चार्ट्स देखे हैं उसमें कि आप काफ़ी पैसा खर्च करते हुए दिखे जाते हैं शादी में, विवाह में। और इस तरह से कि बहुत सारी गैदरिंग होती है वहाँ पर। इवन आप ये भी कह सकते हैं कि कई बार आपकी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा आपके पिता-माता आपके लिए विवाह में पैसा खर्च करते हुए देखे जाते हैं। और साथ ही जब मैंने कहा कि ये बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है। अगर 7th लॉर्ड बहुत सुंदर स्थिति में है, लग्न लॉर्ड बहुत सुंदर स्थिति में है, तो आप ज़रूर बिज़नेस पार्टनरशिप की तरफ जाएँ। अदरवाइज़ आप अपने लाइफ़ पार्टनर के साथ ही बिज़नेस करें, मिलके बिज़नेस करें, ज़्यादा बेटर प्लेसमेंट होगा। सो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट वीनस इन द 7th हाउस। सो नाउ लास्ट हम लोग बात करते हैं, यदि आपके 7th हाउस में शनिदेव बैठे हैं। पहली बात देखो, मैंने बहुत जगह सुना है, कुछ वीडियोज़ में भी देखा है मैंने कि बहुत ईज़िली कह दिया जाता है कि शनिदेव सप्तम स्थान में है तो मैरिज बिगड़ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, टूट जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको लॉजिक दूँगा उस चीज़ का भी, आप समझिएगा उस चीज़ को, देखिए। बिकॉज़ मैंने सबसे ज़्यादा स्टेबल मैरेजेज़ जो देखी हैं वो सैटर्न इन द 7th हाउस ही देखी है। एक्चुअली आप बात समझिए कि कालपुरुष की कुंडली में शनिदेव सप्तम स्थान में आके उच्च के होते हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात, जिस राशि में उच्च के होते हैं, ऑब्वियसली वो तुला राशि है, लिब्रा साइन है। लिब्रा, तुला राशि बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है, सामंजस्य को रिप्रेजेंट करता है। सैटर्न इज द कारक ऑफ डिसिप्लिन। ठीक है, रेजिस्टेंस दिखाते हैं वो, ठीक है, वो है कि भाई मैरिज में ज़रूर आपके कुछ वैचारिक मतभेद होंगे, वो अपनी जगह है। बट डिसिप्लिन इज द कारक ऑफ, सैटर्न इज द कारक ऑफ डिसिप्लिन आल्सो। और शनिदेव जिस नक्षत्र में जाके उच्च के हो रहे हैं, विशाखा नक्षत्र में, उसके रूलिंग प्लैनेट जुपिटर है। तो यहाँ जुपिटर का विजडम भी है। सैटर्न का डिसिप्लिन और जुपिटर का विजडम इन द 7th हाउस। तो इससे क्या समझ में आता है? इससे समझ में आता है कि मैरिज में हर तरह की उठा-पटक हो सकती है, सब चीज़ पॉसिबल है। बट सबसे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग जो मैरिज है वो सैटर्न की बेस होगी। रिमेंबर, सैटर्न एक स्लो मूविंग प्लैनेट है, जो डिसिप्लिन को दिखाता है, जो डिले को रिप्रेजेंट करता है। डिले, मैरिज डिले की बात नहीं कर रहा मैं। डिसिप्लिन को रिप्रेजेंट करता है। शनिदेव एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं। तो जब एक स्लो मूविंग प्लैनेट है जो खुद स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, चाहे जुपिटर हो चाहे सैटर्न हो वो, तो मैरिज कैसे जाएगी? पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मान लो किसी के चार्ट में अगर ऐसे को दिखाएँ कि भई कि मेरे 7th हाउस में सैटर्न था, शादी टूट गई, तो उसका रीज़न सिर्फ सैटर्न नहीं है। आप बाकी चार्ट को भी देखें, तो ये एक अच्छा प्लेसमेंट है, पहली बात तो। दूसरी बात कि मैंने ज़रूर कहा है कि आप सैटर्न डिले को दिखाता है, रेजिस्टेंस को दिखाता है, तो आपके वैचारिक मतभेद ज़रूर हो सकते हैं, बट मैरिज हमेशा लंबी चलती है। एक और बात कह दी जाती है कि सैटर्न अगर 7th हाउस में है तो मैरिज डिले हो जाएगी। नहीं भई, ऐसा नहीं होता।
सडन डिले क्रिएट नहीं करते। ये ज़रूर देखा है मैंने मोस्टली चार्ट में कि ठीक है पॉसिबल। देखो आप इसके अलावा आप देखो कि वहाँ मान लो जुपिटर एस्पेक्ट है, जुपिटर के सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो मैरिज डिले हो सकती है, पॉसिबल है। सिर्फ सैटर्न रिस्पॉन्सिबल नहीं है। केतु अगर वहाँ है सप्तम भाव में तो मैरिज डिले हो सकती है। सैटर्न 7th हाउस में है तो ये दिखाता है कि मैरिज लंबी चलेगी। आपको एक ऐसा लाइफ पार्टनर मिलेगा जो मैच्योर होगा। ये ज़रूर एक वाइज़ होगा। ये ज़रूर पॉसिबल है कि दिखने में रूड हो, बहुत ज़्यादा बातचीत ना करता हो या थोड़े शब्द कठोर हो सकते हैं। उसको बोलते हैं ना कि मुँह पे बोल देना, बात मन में ना रखना। मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा एक्चुअल में। ऐसा कुछ कहते हैं हम लोग कि जो मुँह पे कह देते हैं ऐसे लोग, मुँह फट जिन्हें हम लोग बोलते हैं, ऐसे हो सकते हैं आपके लाइफ पार्टनर। बट मैच्योरिटी होगी, आपका ध्यान रखेंगे, बिल्कुल आपको चीज़ें सिखाएँगे जीवन में, ये भी ज़रूर है। इसके अलावा साथ में सैटर्न 7th हाउस में तो ये ज़रूर है कि आपकी जो लाइफ पार्टनर उनमें और आप में एज गैप हो सकता है, ये पॉसिबल है। और ख़ासकर हो सकता है कि वो आपसे, इफ़ यू आर ए वुमेन तो आपसे उम्र में छोटे भी हो सकते हैं, और इफ़ यू आर अ मैन तो उम्र में आपसे आपकी वाइफ बड़े भी हो सकते हैं, ये पॉसिबल है। या थोड़ा जो एज गैप है वो 4-5 साल से ज़्यादा भी पॉसिबल है, ये मैं एग्री करता हूँ। साथ में सैटर्न 7th हाउस में ये भी दिखाता है कि आप हमेशा किसी जो मैच्योर इंसान है, मैच्योर अपोज़िट जेंडर है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए देखे जाते हैं। तो मैं डिनाई नहीं करता कि कि व्हाट वी से कि हम किसी के रंग रूप को ज़रूर देखते हैं। इन जनरल ये है, मेंटालिटी है कि हाँ, हम देखते हैं कि हमारा लाइफ पार्टनर सुंदर हो। बट मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा आप ये देखते हैं कि कितना स्वाभिमानी है, उसके मोरल कितने हाई हैं, उसमें वैल्यूज़ कितनी हाई है। अगर मान लीजिए सैटर्न 7th हाउस में ये भी सिखाता है कि मान लीजिए आपने सिर्फ़ पार्टनर को ये देख के चूज़ किया कि हाँ, ही और शी इज़ वेरी गुड लुकिंग, तो फिर मैरिज में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। बिकॉज़ आप जो उसका मूल नेचर वो इस तरह का है कि आप फिर बाद में ये चीज़ सर्च करेंगे कि नहीं, वो डिसिप्लिन भी होना चाहिए था, या वो कुछ तो कुछ वैल्यूज़ रखता अपनी, कुछ जिसको बोलते हैं स्वाभिमान कुछ तो होता उनका। ऐसा आप जब एक्सपेक्ट करते हैं, ऐसा कुछ फ़ील करते हैं। इसलिए मैं आपको एडवाइस भी करूँगा, वैसे तो ख़ैर बहुत रेयर पॉसिबल, बिकॉज़ आप खुद ही मैच्योर की तरफ ही ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो डेफ़िनिटली आप एक वाइज़ पार्टनर ही ढूँढते हैं। साथ ही सैटर्न यहाँ ये दिखाता है कि उम, सैटर्न इज़ व्हाट फॉर स्टेबिलिटी। तो ये ज़रूर है कि सैटर्न अगर 7th हाउस में है तो आप अगर वो बिज़नेस करते हैं, दिस इज़ द बेस्ट प्लेसमेंट, बेस्ट प्लेसमेंट। फिर आप में आपको जो पार्टनर मिलेगा, बिज़नेस पार्टनर हो चाहे लाइफ पार्टनर हो, वो कहीं न कहीं आपको समझेगा ज़रूर। ख़ासकर इन चीज़ों पे कि कैलकुलेशन पे, लॉजिकल रीज़निंग, इस तरफ की बिज़नेस कैसे करना है, वो आपकी बात समझ के करेगा। अगर केतु इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो ये अच्छा एक प्लेसमेंट है बिज़नेस को लेकर। अगर यदि सैटर्न यहाँ पे एक्सॉल्टेड है या खुद की राशि में है, मूल त्रिकोण में है, एक्वेरियस में अगर है स्पेशली, तो ये ज़रूर है कि अ, एक्चुअली सैटर्न क्या है कि एक कोल्ड प्लैनेट है। इमोशंस हम लोग वहाँ से बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस नहीं देखते। तो ये हो सकता है कि आपका लाइफ पार्टनर ऐसा कुछ हो कि इमोशनल साइड पे आपको थोड़ा समझ ना पाए। मैं फिर से कह रहा हूँ, समझ ना पाए। मैं ये नहीं कह रहा कि वो समझने की कोशिश नहीं करते हैं, या थोड़ा आपको लगता है कि नहीं, शायद ये मुझे समझ नहीं रहे हैं। ऐसा कुछ जो एक गैप आप फ़ील कर सकते हैं व्हेन सैटर्न इन द 7th हाउस। अगर सैटर्न डेबिलिटेड है यहाँ पर, तो देखो उसकी मैरिज के अलावा बाकी दिक्कतें मैं डिस्कस नहीं कर रहा इस वीडियो में, पर ये ज़रूर है कि आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे, यदि शनि नीच के यहाँ पर स्पेशली लोग बात करें, यदि व्हाट वी से तुला लग्न के लिए, तो आपके लाइफ पार्टनर आपको बहुत अच्छे समझते होंगे, इन डेप्थ आपको जानते होंगे। वो अलग बात है वेदर ही और शी वो आपको ये चीज़ बताए ना या शो ऑफ ना करे। सैटर्न इज़ द 7th हाउस। तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा प्लेसमेंट है। आप इसको बिल्कुल सैटर्न को नेगेटिवली ना लें, बिकॉज़ रिमेंबर कालपुरुष की कुंडली में यहाँ सैटर्न बहुत सुंदर स्थिति में है। बहुत लॉन्ग लास्टिंग मैरिजेज़ देखी मैंने सैटर्न के साथ। ठीक है, आपस में दिक्कतें होती हैं, आपको उस एनर्जी को बैलेंस करना सीखना होगा। तुला राशि है, उसके हिसाब से आपको अपने आप को ढालना होगा, सामंजस्य बिठाना होगा, तो आपकी मैरिज लाइफ़ बहुत अच्छी चलेगी।
ठीक है, ज़रूर पार्टनर थोड़ा सा हमसे अलग होता है बिहेवियर वाइज, नेचर वाइज, बट सपोर्ट हमेशा आपको ज़रूर करेगा वो। जब कोई भी नहीं आपके साथ होगा तब वो पार्टनर हमेशा आपके साथ रहेगा। आई कैन गारंटी यू दैट थिंग। सो दिस इज वॉट ऑल अबाउट व्हेन सैटर्न इज इन द 7th हाउस। तो आज की वीडियो में बात करी हम लोगों ने कि अलग अलग ग्रह यदि सप्तम भाव में है तो किस प्रकार के फल देखने को मिलेंगे। ये वीडियो यदि आपको पसंद आया, आपको मीनिंगफुल लगा, इफ़ यू फाइंड सम डीप इनसाइट्स, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, अपना फीडबैक ज़रूर दें और मुझे बताएं कि मैं नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट किस टॉपिक वीडियो बनाऊं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।